हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। माई सेल्फ अनुज कुशवाहा। तो आज की इस क्लास के अंदर हम आपके सिलेबस के 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है एलएस कपलिंग, जेजे कपलिंग एंड स्पेक्ट्रल टर्म। तो ये 3 टॉपिक आज हम कवर करेंगे। इसके बाद अगर हम एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फिजिक्स की अगर बात करें तो एक टॉपिक और रह जाता है, जिसका नाम है, 2 टॉपिक हैं एक्चुअल में। एक जीमान इफेक्ट है, रमन इफेक्ट है, और एक टॉपिक पीछे का छूटा हुआ है, एक्सरे एंड ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा। तो मुझे लगता है कि अगली क्लास के अंदर ये तीनों ही टॉपिक हम कवर कर लेंगे। ठीक है ना। चलिए, आज की इस क्लास के अंदर हम एलएस कपलिंग, जेजे कपलिंग और स्पेक्ट्रल टर्म समझते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे सवाल आ सकते हैं और बहुत ही आसान होते हैं। अगर आप एक बार अच्छे से इसको समझ लीजिए, प्रोसेस को आप कर ले जाएंगे, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है तो स्टार्ट किया जाए। जीके कैसे करें? जीके, अब देखिए, जीके के लिए पहले भी बहुत बार हमने डिस्कस किया है कि मुझे बहुत आइडिया नहीं है जीके का, है ना। आप थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा। जो टीचर बैच अगर किसी ने लॉन्च किया है प्रॉपर जीआईसी स्पेशल करके, तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। और अगर आप कोई बैच नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आप कुछ टीचर्स के लेक्चर देखिए, जिस टीचर का लेक्चर आपको ठीक समझ में आता हो और समझ में आ रही हो चीजें और रिलेवेंट हो आपके सिलेबस से, आप फिर वो फॉलो कर सकते हैं। थोड़ा आपको रिसर्च करना पड़ेगा, या आप अपने ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं। ग्रुप में बाकी लोग कहाँ से किस तरह से पढ़ रहे हैं, उन्होंने एनालिसिस किया होगा, तो आपको थोड़ा फायदा हो जाएगा। बहुत टाइम आपको वेस्ट नहीं करना पड़ेगा रिसर्च में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो एलएस कपलिंग एंड जेजे कपलिंग, इस दोनों टॉपिक को हम हेडिंग बना रहे हैं यहां पर। इन जनरल इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं कपलिंग स्कीम्स। कपलिंग स्कीम्स, ठीक है। कपलिंग स्कीम में आने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एटम। देखिए, एटम के वैलेंस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंस सब सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इस बेसिस पर हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन या सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम और मेनी इलेक्ट्रॉन एटम। ऐसा एटम जिसके वैलेंस सेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम हो जाएगा। जिसके वैलेंस सेल में 1 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, वो मेनी इलेक्ट्रॉन एटम बोला जाएगा। ठीक है ना। और ये जो वैलेंस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी को हम ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जानते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ outer subcell electrons, that is optical electrons, इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स। The atoms are divided in 2 पार्ट। ठीक है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन या ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन के नंबर के बेसिस पर 2 पार्ट में हम एटम को डिवाइड करते हैं। एक को बोलेंगे वन इलेक्ट्रॉन एटम। वन इलेक्ट्रॉन एटम का मतलब नहीं कि इसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। वन इलेक्ट्रॉन एटम का मतलब जिसके वैलेंस सेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना। दूसरा है मेनी इलेक्ट्रॉन एटम। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे आप इसमें एल्कली जितने मेटल्स होते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, और उसके बाद ऐसे लिथियम, सोडियम, और कौन सा होता है, पोटेशियम। ये सब वो हैं जिनके वैलेंस सेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। आप इनको कह सकते हैं वन इलेक्ट्रॉन एटम। दूसरा, अगर हम मेनी इलेक्ट्रॉन एटम की बात करें, जैसे कि कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सीजियम हो गया, ये सबके वैलेंस सेल के अंदर 1 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ये मेनी इलेक्ट्रॉन एटम की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है। अब अगर आपके पास
वन इलेक्ट्रॉन एटम है, मतलब जिसके वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, यानी जिसके पास केवल एक ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो है वेक्टर एटम मॉडल में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन दो तरह का मोशन करता है, एक ऑर्बिटल मोशन न्यूक्लियस के अबाउट और एक अपने ही एक्सिस पर स्पिन मोशन। ऑर्बिटल मोशन की वजह से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है और स्पिन मोशन की वजह से स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है। और टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए हम ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम दोनों को जोड़ देते हैं। अभी यहां पर देखिए क्या है कि जो वन इलेक्ट्रॉन एटम है इसके वैलेंस शेल के अंदर एक ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है, तो उस एक ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन के लिए ये बात तो ठीक है कि एक ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो उसका एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा और एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा। लेकिन जो मेनी इलेक्ट्रॉन एटम है जिसके आउटर सेल में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए उसको कैसे जोड़ा जाए, ये बात को हमें यहां पर समझना है। अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए कैसे हम एल और एस की वैल्यू को जोड़ें कि हमें जे की वैल्यू टोटल मिल जाए। तो दो तरीका यहां पर पॉसिबल होता है, ठीक है ना। तो सिंगल या वन इलेक्ट्रॉन एटम में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसमें अगर आपको टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो आप कहेंगे कि ऑर्बिटल और स्पिन जोड़ दीजिए, एक ही ऑर्बिटल और एक ही स्पिन एंगुलर मोमेंटम है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही एक ही है। लेकिन इसके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो दो इलेक्ट्रॉन है तो दोनों का अपना ऑर्बिटल मोमेंटम होगा, दोनों का स्पिन होगा। तो टोटल वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इस चीज को हमें समझना है फॉर मेनी इलेक्ट्रॉन एटम, ठीक है। तो हम यहां पर एक बात लिख देते हैं कि ओनली ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट्स, मतलब किसी भी एटम का जो एंगुलर मोमेंटम होता है, टोटल एंगुलर मोमेंटम, उसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है वो केवल आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी का कंट्रीब्यूशन होता है। ओनली ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट्स द एंगुलर मोमेंटम, या आप कह सकते हैं हाँ कंट्रीब्यूट्स द एंगुलर मोमेंटम। अब ये एंगुलर मोमेंटम में दोनों आ जाएगा, स्पिन और ऑर्बिटल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम उसी एक इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम को जोड़ने से आ जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर प्रॉब्लम है मेनी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए, अगर हम लिखें दी रिजल्टेंट, या हाँ रिजल्टेंट कह लीजिए या टोटल कह लीजिए, दी रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम, द रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम ऑफ मेनी इलेक्ट्रॉन एटम is given by the या is added by many, the resultant angular momentum of many electron atom is added by the method of coupling or interaction, method of coupling or interaction taking place। मतलब मेनी इलेक्ट्रॉन एटम का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो निकालने के लिए हम ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम को जोड़ते हैं। तो जब उसको जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं कि हम कपलिंग कर रहे हैं या इंटरेक्शन कर रहे हैं। स्पिन एंगुलर मोमेंटम का मतलब स्पिन मोशन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का मतलब ऑर्बिटल मोशन से रिलेटेड है। तो जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोशन है और जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन है वो दोनों का कपलिंग होता है, आपस में इंटरेक्शन होता है, जिससे रिजल्टेंट कुछ और निकल के आता है। तो ये कह रहे हैं कि कपलिंग के बेसिस पर या इंटरेक्शन के बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि टोटल एंगुलर मोमेंटम कैसे निकाला जाएगा, ठीक है ना। और ये जो कपलिंग या इंटरेक्शन होता है ये दो टाइप का होता है। तो टाइप्स ऑफ कपलिंग की अगर हम बात करें, और किसके लिए बात कर रहे हैं, फॉर मेनी इलेक्ट्रॉन एटम, तो टाइप्स ऑफ कपलिंग या कपलिंग स्कीम जिसे को बोलते हैं, मतलब किस तरह से वो स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन का आपस में इंटरेक्शन होगा, उसके बेसिस पर हम ये टाइप्स ऑफ कपलिंग की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो केस हम पढ़ रहे हैं, ये पहला केस हम डिटेल में एकदम पढ़ेंगे और इसी के अंदर अगले केस की भी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। बस एक चीज का डिफरेंस है जो हम उसके लिए अलग से लिख लेंगे। तो मतलब जो भी कुछ है वो यही वाला टॉपिक है, दैट इज एल एस कपलिंग। एल एस कपलिंग का मतलब कि
मेनी इलेक्ट्रॉन एटम का अगर टोटल एंगुलर मोमेंटम आपको निकालना है, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए पहले आप इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स का क्या निकालेंगे, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को जोड़ करके पहले टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे सभी इलेक्ट्रॉन का, ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स का। फिर उन सभी इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे रिजल्टेंट उसका, और फिर जो टोटल एंगुलर आया और टोटल स्पिन आया उसको जोड़ करके फिर टोटल एंगुलर मोमेंटम जे निकालेंगे हम, ठीक है ना। तो एलएस कपलिंग का मतलब ये है कि सभी इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का पहले एल निकालेंगे, सभी इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का एस निकालेंगे, फिर वो जो टोटल इलेक्ट्रॉन का एल और टोटल इलेक्ट्रॉन का एस आया है, फिर उन दोनों को आपस में जोड़ करके टोटल जे की वैल्यू हम निकालेंगे, यानी टोटल एंगुलर मोमेंटम जे कैलकुलेट किया जाएगा। इसको बोलते हैं एलएस कपलिंग, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस बात को लैंग्वेज में लिखें उससे अच्छा है आप मैथमेटिकली देख लीजिए। दी टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑल द ऑप्टिकल यानी बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, ऑल द ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स, सभी ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा यानी टोटल एल, वो कैसे आएगा, सभी इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है उसका वेक्टर सम करने पर। तो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, एंड सो ऑन, ऐसे करके हम यहां पर छोड़ रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, अब हमें निकालना है सभी इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का टोटल ऑर्बिटल मोमेंटम, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम, है ना। टोटल ये क्या था, टोटल यहां पर लिखना चाहिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब इसके बाद हो जाएगा कि टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑल द ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स, सभी ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स का टोटल हम क्या निकालेंगे, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ये कितना हो जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा वेक्टर एस इज इक्वल टू वेक्टर S1 प्लस वेक्टर S2 प्लस वेक्टर S3। ये क्या है, ये जो S1 S2 S3 क्या है, जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है यानी ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है, उन अलग अलग इलेक्ट्रॉनों का अपना क्या है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, वेक्टर लगा हुआ ऊपर। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम वेक्टर लगाएंगे इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम है, और जब हम वेक्टर हटा देंगे तो आप समझ लीजिएगा क्वांटम नंबर है ना। तो ये आपका है एंगुलर मोमेंटम, कौन सा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो सभी ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन के स्पिन एंगुलर मोमेंटम को जोड़ेंगे तो टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम आएगा। सभी इलेक्ट्रॉन का टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जोड़ेंगे तो ये टोटल आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आएगा। अब ये टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम को जोड़ेंगे तो हमें उस पूरे ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन का या कह लीजिए उस पूरे एटम का हमें टोटल क्या मिलेगा, हमें मिलेगा टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑल दी ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन या टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम, ये भी आप कह सकते हैं कि एटम का टोटल एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि जो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है उन्हीं की वजह से मिलता है एंगुलर मोमेंटम। आपने यहां पर ये बात लिखा है कि जो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है केवल वही कंट्रीब्यूट करते हैं एंगुलर मोमेंटम में। वो एंगुलर मोमेंटम चाहे स्पिन हो, चाहे ऑर्बिटल हो, चाहे टोटल हो, उसकी वैल्यू एटम के अंदर जो भी आती है वो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन की वजह से आती है, अंदर वाले जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन है उनकी वजह से नहीं आती है। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम इज इक्वल टू, इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको वेक्टर जे से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर एल प्लस में वेक्टर एस। ये हमारे पास फार्मूला हो जाएगा। और आपको पता है वेक्टर एटम मॉडल के अंदर हमने यही बात सीखी थी कि टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम के सम के बराबर होता है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन क्या है, यही तो शुरुआत में यही तो बताया हमने। ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन का मतलब वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन। ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन यहां पर लिखा हुआ है, ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन का मतलब वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 1s2 2s1, अब ये क्या है, ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन। फिर आपने कहा 1s2 2s2 3 1s2 2s2 और 2p1। अब ये क्या है, ये s वाला पूरा भरा है, ये वाला भरा हुआ है, ये खाली है। ये है आपका वैलेंस सबसेल। वैलेंस सबसेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है क्या है, ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है ना। इसी तरह से 1s 2s 2p ऐसे आप करते चलिए 2p
चलिए 2p5 कर दिया आपने। तो ये सब क्या है, ये सब आपके ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन, मतलब जो आउटर एकदम सबसे आउटर सेल या सबसेल होगा उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हीं को हम ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। ठीक है चलिए ये बात तो हो गई, एलएस कपलिंग का जो मेन थीम था वो यही था। अब इसके बाद हम इसके कैलकुलेशन के ऊपर और इसके फार्मूले के अंदर बात करेंगे। तो हम हेडिंग बना लेते हैं हमारा। अब ये हेडिंग बन जाएगा रूल्स, मतलब कुछ रूल्स हैं, कुछ बातें हैं जिनका हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके अंदर हम और ज्यादा इसको डिटेल में जो भी इसके अंदर चीजें आती हैं उसको हम लिखेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ हमने लिखा है वेक्टर एल, वेक्टर एस और वेक्टर जे। तो इन तीनों वेक्टर्स की अगर हम बात करें, इन तीनों एंगुलर मोमेंटम की अगर हम बात करें, तो ये जो आपका टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, तो टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, हम इसको लिख कैसे रहे ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम की न्यूमेरिकल वैल्यू आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा था जब हम क्वांटम नंबर टॉपिक पढ़ रहे थे। क्वांटम नंबर में हमने आपको बताया था कि हर एक क्वांटम नंबर से रिलेटेड कुछ वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ एंगुलर मोमेंटम हम कैलकुलेट करते हैं। तो वहां जो भी हम सिंबल यूज कर रहे थे, जैसे वहां पर आपने ये लिखा था कि जे बराबर अंडर रूट में ऐसे स्मॉल जे करके लिखा था, या एल बराबर लिखा था अंडर रूट में स्मॉल एल करके। अभी क्या है, थोड़ा सिंबल आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। वहां पर तो आप इस तरह से डिफरेंशिएट कर ले रहे थे कि स्मॉल एल है तो क्या है क्वांटम नंबर, और कैपिटल एल है तो क्या है ये, अगर ये कैपिटल एल है तो ये एंगुलर मोमेंटम है। लेकिन अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए आप ध्यान से देखिए कि हम यहां स्मॉल और कैपिटल से डिफरेंशिएट नहीं करेंगे अभी, क्योंकि स्मॉल में भी अगर आप देखें तो इंडिविजुअल जब इलेक्ट्रॉन की बात होती है, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की जब एंगुलर मोमेंटम की बात होगी तब उसको स्मॉल L1 L2 बोलेंगे। लेकिन उन सभी इलेक्ट्रॉनों का जब टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो वहां पर कैपिटल एल लिख देंगे। तो ये जो स्मॉल एल है ये अभी भी क्वांटम नंबर थोड़ी है, ये भी एंगुलर मोमेंटम है, ये भी एंगुलर मोमेंटम है। इसलिए यहां पर उस स्मॉल और कैपिटल से अगर कंपेयर करके याद करेंगे तो कंफ्यूजन होगा, है ना, क्योंकि यहाँ स्मॉल एल को भी हम एंगुलर मोमेंटम के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं, स्मॉल एस को भी हम एंगुलर मोमेंटम के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये कैपिटल एल और कैपिटल एस भी एंगुलर मोमेंटम ही है। तो ये इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का है और सबका जोड़ने के बाद जो आएगा वो ये है। इसलिए यहां पर थोड़ा सिंबल स्मॉल और कैपिटल की बजाय वेक्टर की बेसिस पर आप डिसाइड करिए। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया कि मॉड ऑफ वेक्टर एस, तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब इस बात को समझना है आपको, मॉड ऑफ वेक्टर एस इज इक्वल टू एस, यहाँ पर एस प्लस वन और लिख दिया हमने एच क्रॉस। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर ये क्या है, ये है आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम, लेकिन किसी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का तो नहीं है, ये सारे ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स का टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। अगर ये टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम है तो ये स्पिन क्वांटम नंबर भी नहीं है, ये टोटल स्पिन क्वांटम नंबर होगा। ये डिफरेंस आ गया दोनों में। वहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए हम लिखते थे तो एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर 1/2 लिखते थे हमेशा। ये जो कैपिटल एस है ये 1/2 नहीं होगा, हो भी सकता है, उसके अलावा भी कोई वैल्यू ये हो सकती है। तो इसलिए यहां पर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको कि ये जो एस लिखा है, मतलब जो ये मॉड में जितना है ये वेक्टर के साथ में वो एंगुलर मोमेंटम होगा, जिसमें वेक्टर नहीं लगा हुआ है वो क्वांटम नंबर होगा। और ये टोटल वाली वैल्यूज हैं, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम, टोटल ऑर्बिटल, टोटल एंगुलर मोमेंटम, तो उसके हिसाब से फिर ये क्वांटम नंबर का भी नाम चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे वेक्टर एल इज इक्वल टू, ये देखिए क्या लिख रहे हैं, अब यहाँ पर भी हम लिखेंगे वही एल, एल प्लस वन, अब यहाँ पर एच क्रॉस, स्मॉल एल नहीं लिख रहे हैं हम, ठीक है ना। और यहाँ पर फिर आपका क्या आएगा, जे बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट में जे। आप कहेंगे कि वेक्टर हटाने के बाद जो आता है वो भी तो उसी का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, मतलब हम लोग तो यही जानते हैं ना कि मॉड ऑफ वेक्टर जे का मतलब जे ही होता है, अगर हम वेक्टर के सिंबल के हिसाब से बात करें। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना होगा कि वो चीज नहीं है, इस चीज यही सेम चीज यहाँ नहीं लिखा है, ये क्वांटम नंबर है और ये एंगुलर मोमेंटम है, तो वेक्टर से ही पहचान करनी होगी हमें, ठीक है। चलिए सबके नाम लिख देते हैं। यहां पर एस क्या है, एस इज द टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक। और ये एस क्या है, दिस इज द टोटल स्पिन क्वांटम नंबर, बस इतना ही फर्क है। टोटल, ये टोटल क्वांटम नंबर है स्पिन के लिए और ये टोटल एंगुलर मोमेंटम है स्पिन मोशन के लिए। इसी तरह से अगला है आपका, यहां पर क्या लिखेंगे, वेक्टर एल, तो इसको बोलेंगे टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है।
और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। सिमिलरली यहां जे की बात करेंगे तो वेक्टर जे का मतलब हुआ टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम इसका नाम होगा। और इस जे को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टोटल क्वांटम नंबर। ठीक, चलिए अब ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, अच्छा इस पॉइंट में हम ये बात बोल सकते हैं कि जो जे की वैल्यू है, जो एल की वैल्यू है, जो एस की वैल्यू है, वो सब के सब क्वांटाइज्ड हैं, मतलब कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही यहाँ पर अलाउड होंगी। तो आप कह सकते हैं दैट इज वेक्टर एल, वेक्टर एस एंड वेक्टर जे ऑल आर क्वांटाइज्ड। ये सब क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं, मतलब कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही एंगुलर मोमेंटम की यहां से निकल के आएगी। पॉइंट नंबर 2, ये जो आपका क्वांटम नंबर जे है, क्वांटम नंबर जे है, टोटल क्वांटम नंबर जे जो है, इसको टोटल क्वांटम नंबर की जगह पर और इसको डिटेल में लिख सकते हैं, ये पूरा नाम लिख सकते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो जे है आपका, इस जे की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं, अगर हम इसकी बात करें तो जे, दी वैल्यू ऑफ जे रेंज फ्रॉम, अब ये आपका एंगुलर मोमेंटम नहीं है, ये क्वांटम नंबर है, वेक्टर नहीं लगाया हमने, ठीक है ना। तो दी वैल्यू ऑफ, क्योंकि आपको पता है कि जो एंगुलर मोमेंटम हमें निकालना है इस कपलिंग के बाद में, हमें निकालना क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम ही निकालना है। लेकिन टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए आपको पता है कि इसको क्वांटम नंबर के थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो जे, एल और एस वेक्टर की वैल्यू है वो कैसे निकलेगी, ये वैल्यूज निकलेंगी इनके क्वांटम नंबर के बेसिस पर। तो हम जो भी बातें हैं वो इसके लिए डायरेक्टली ना करके हम इसके लिए बात करेंगे, और अगर इनकी वैल्यूज हमें पता चल गई और इनकी वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे तो हमें ये इंडिविजुअल वैल्यू भी पता चल जाएगी, हमें जे की वैल्यू भी पता चल जाएगी, है ना। द वैल्यू ऑफ जे, यानी ये वाला क्वांटम नंबर की वैल्यू जे रेंज फ्रॉम, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होती है, तो ये होती है एल प्लस एस टू, ये अभी भी क्वांटम नंबर ही है, एंगुलर मोमेंटम नहीं है, एल प्लस एस टू एल माइनस में एस, एल प्लस एस टू एल माइनस में एस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इफ एल इज ग्रेटर देन एस देन जे हैज 2s प्लस 1 वैल्यूज। जे की कितनी वैल्यूज आएंगी, जे की कितनी वैल्यूज आएंगी वो हम डायरेक्टली अगर बताना चाहें तो हम यहां से, ऐसे तो जे की वैल्यू आप निकाल ही लेंगे, यहां से जे की वैल्यू आपको निकालनी है तो आप इस वाले कंडीशन से निकाल लीजिए, तो आपको मिल जाएगा जे की वैल्यू कितनी, क्या क्या वैल्यूज आएंगी। लेकिन अगर हमें डायरेक्टली वो वैल्यू न चाहिए, हमें सिर्फ ये पता करना है कितनी वैल्यूज आएंगी, 3 वैल्यूज या 5 वैल्यूज या 10 वैल्यूज, उसका आइडिया हम यहां से लगा सकते हैं कि अगर एल की वैल्यू एस से ज्यादा है तो जे की टोटल कितनी वैल्यूज आएंगी वो आप यहां से निकाल सकते हैं। कभी कभार ये सवाल पूछ लेते हैं, और अगर एल की वैल्यू कम है एस से, तो ऐसे में दी जे हैज 2l प्लस 1 वैल्यूज, 2l प्लस 1 वैल्यूज, ये जो 2s प्लस 1 या 2l प्लस 1 है, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिसिटी, मतलब जे की जितनी वैल्यूज पॉसिबल होती हैं उसको हम मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं। मल्टीप्लिसिटी या जे की वैल्यू का मतलब होता है जो एनर्जी लेवल होता है वो स्प्लिट हो जाता है। हालांकि वो सब उतने डिटेलिंग में हमें जाने की जरूरत नहीं, आप बस नाम तक ही फोकस रखिए, इतने से आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है कि जे की कितनी वैल्यूज हैं, जे की जितनी ज्यादा वैल्यूज होती हैं उतने ज्यादा एनर्जी लेवल्स होते हैं। मतलब जो हम बोहर की थियरी में पढ़ रहे थे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन मतलब एक एनर्जी लेवल, तो वो जो एनर्जी लेवल एन है वो एन जो है आगे फर्दर स्प्लिट होता है, उसके अंदर आप जे की वैल्यू निकालेंगे तो जे की वैल्यू डिसाइड करेगा कि ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन बराबर 3 था, वो 3 के अंदर कितनी और छोटे छोटे एनर्जी लेवल्स हैं। मतलब हम क्या करते थे, हम ऐसे बोलते थे ना, ये n इक्वल टू 3 है, ये n इक्वल टू 2 है, तो ये ट्रांजिशन पॉसिबल होगा, केवल एक पर्टिकुलर टाइप का वेवलेंथ यहां से निकल पाएगा। लेकिन आपको ये जे वाली वैल्यूज के बेसिस पर पता चलेगा कि हर एक एनर्जी लेवल फर्दर कई सारे एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाता है, और ये कई सारे एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाता है, बहुत सारे ऐसे ट्रांजिशन पॉसिबल होते हैं जिनके वेवलेंथ में बहुत थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसको हम बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है ना। तो ये जो फाइन स्ट्रक्चर की कहानी है उसके लिए ये जो जितनी हम यहाँ पर लाइनें दिखा रहे हैं ना,
ये एक्चुअल में जितनी ज्यादा जे की वैल्यूज होंगी उतनी वो लाइनें बनेंगी, यानी उतनी एनर्जी लेवल में, ये आपका एनर्जी लेवल उतने एनर्जी लेवल में स्प्लिट होगा। अगर एन की कुछ वैल्यू के लिए जे की 3 वैल्यूज आ गई, मतलब ये एनर्जी लेवल 3 लेवल में स्प्लिट हो गया, है ना, उसी को मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। तो आप बस इतना याद रखिए कि मल्टीप्लिसिटी को कैलकुलेट करने का इन जनरल जो केस है वो 2s+1 से ही बोलते हैं, लेकिन मेन मतलब इसका होता है कि नंबर ऑफ जे वैल्यूज, जे की कितनी वैल्यूज आएंगी उसको मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं। तो वो 2s+1 से या 2l+1 से हमें डायरेक्ट पता चलेगा कि टोटल जे की कितनी वैल्यूज आएंगी। और अगर आपको जे की वो एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है कि वो वैल्यू कौन कौन सी वैल्यू आएंगी, तो ये हमारे पास फार्मूला है कि मॉड l+l से मॉड l-s तक, दैट इज आप ये भी कह सकते हैं जे इक्वल टू होता है l+- में s। जे इक्वल टू क्या होता है l+- में s। यहां से आप क्या करेंगे, आपको l की वैल्यू और s की वैल्यू पता होगी, तो एक बार जोड़िए और एक बार घटाइए, और जोड़ने और घटाने के बाद जो नंबर आएगा उसके बीच का आप उसी में +1 करते जाइएगा, मतलब मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में आप देखिए 1 का डिफरेंस आप करते जाइए, तो अगर बीच में कोई और वैल्यू पॉसिबल है तो आएगा, अदरवाइज ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो जे की कितनी वैल्यूज आएंगी वो हम यहां से या फिर यहां से निकाल सकते हैं। एक कंडीशन अगर हम ले लें कि इफ s इज इक्वल टू 0, s की वैल्यू 0 अगर है तो जे इज इक्वल टू जो l+- फार्मूला है, s की वैल्यू 0 कर देंगे, j बराबर l आएगा, मतलब कि जो l की वैल्यू होगी वही j की वैल्यू होगी, दैट इज j हैज ओनली वन वैल्यू, j हैज ओनली वन वैल्यू, ठीक है। हाँ, इसके पहले पेज पर कैपिटल L बराबर L1 + L2, एक सेकेंड, ये स्मॉल l सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए है, मतलब ये जो सिंबल यूज हुआ है, मतलब यहां पर अगर हम कैपिटल L1 कैपिटल L2 कैपिटल L3 यूज करें, मतलब करने को तो कर सकते हैं, बट ऐसा कोई रूल नहीं है। हम यहाँ पर स्मॉल L1 L2 जो लिख रहे हैं वो मतलब इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहे हैं। बात यह है कि जब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा तो सिंगल इलेक्ट्रॉन में इस कॉम्बिनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर हमें दिस इक्वल टू दिस सम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका एक ही ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा, तो एक ही ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा, उसको हम नॉर्मली स्मॉल एल से या कैपिटल एल से कैसे भी हम चाहे दिखा सकते हैं, है ना। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये जो इंडिविजुअल एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे उनके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को हम स्मॉल से दिखा रहे हैं, जोड़ने के बाद जो आएगा उसको हम कैपिटल से दिखा रहे हैं। बात ये होती है कि अलग अलग बुक्स में ना ये जो सिंबल की बात अगर है तो ये सिंबल अलग अलग बुक्स में बदल जाते हैं। जो यहाँ पर हमने ये वैल्यू लिखी है ना, इसको बहुत सारे लोग स्टार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इस पूरी वैल्यू को बोलेंगे एस स्टार, इस पूरी वैल्यू को बोलेंगे एल स्टार, स्मॉल एल, इसको पूरे को बोलेंगे जे स्टार। तो सिंबल में चेंजेस आते रहेंगे बुक्स बाय बुक्स, अगर आप देखेंगे। हमने जो लिखा है वो हमने मीनिंग आपको बताया कि इसका मीनिंग यही है कि जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, और सब जोड़ देंगे तो जो टोटल आएगा वो एल है ना। इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, सब जोड़ देंगे तो जो टोटल आएगा वो जी कैपिटल एस है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो जिसमें ये कैपिटल एस और कैपिटल एल और कैपिटल जे है ये क्वांटम नंबर्स हैं, और ये आपके एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। चलिए इसके बाद जो अगला रूल है हमारे पास में वो है एल की वैल्यू को लेकर के, कि जो कैपिटल एल की वैल्यू है, कैपिटल एल मतलब ये वाला क्वांटम नंबर, रूल नंबर 3 या 4 आप इसको बोल दीजिए। कैपिटल एल हैज ओनली इंटीजर वैल्यूज। कैपिटल एल जो होता है ना उसकी हमेशा क्या होती है, इंटीजर वैल्यू आती है। आपको पता भी होगा कैपिटल एल की वैल्यू, जैसे हम स्मॉल एल की वैल्यू लिखते थे, क्वांटम नंबर स्मॉल एल जो होता था ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। तो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जब हम सिंगल एक इलेक्ट्रॉन के लिए बात होती थी तो 0 1 2 3 4 ये वैल्यूज हम लिखते थे, तो उसको हम क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे एस, इसको बोलते थे पी, स्मॉल एस स्मॉल पी स्मॉल डी। ये हमारे सबसेल होते थे, मतलब वो एनर्जी का एक स्टेट बताता है, वो जो सबसेल है वो एनर्जी का एक स्टेट बता रहा है। तो हम यहाँ पर अब चूंकि टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं, टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, इसको पूरा लिख देते हैं, टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, जो टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एल है उसकी वैल्यू हमेशा
इंटीजर वैल्यू होती है, हमेशा इसकी इंटीजर वैल्यू होती है। तो 0 1 1 2 3 4 इस तरह की इसकी वैल्यू होगी, तो इसको नाम क्या देंगे? अगर एल की वैल्यू 0 है तो इसको एस स्टेट बोलेंगे, 1 है तो पी स्टेट। अब कैपिटल वाला सिंबल दिखाएंगे, यहाँ पर डी बोलेंगे, इसको बाद एफ बोलेंगे, एंड जी बोलेंगे, एंड सो ऑन। ये आपको याद रखना है। अगर मान लीजिए आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए आपने ऑर्बिटल क्वांटम नंबर आपको पता है, तो टोटल क्वांटम नंबर एल की वैल्यू क्या क्या वैल्यूज आएंगी, अगर वो हमें निकालना है तो हम यहां पर लिख सकते हैं फॉर 2 इलेक्ट्रॉन एटम। फॉर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब ये मेनी इलेक्ट्रॉन वाली ही कैटेगरी में आएगा, एक से ज्यादा है तो मेनी कैटेगरी में आएगा, मतलब जिसके ऑप्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 इलेक्ट्रॉन है। तो फॉर 2 ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन एटम, अगर 2 ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए ये टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर कैसे निकलेगा? तो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होगा L1 और L2, तो उसमें आप लिखिएगा L1 प्लस L2 से लेकर के L1 माइनस L2 तक की जो वैल्यूज होंगी वो आपकी हो जाएंगी कैपिटल L की वैल्यूज। ये हमने 2 इलेक्ट्रॉन के लिए बताया। अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो भाई 3 इलेक्ट्रॉन है तो हर इलेक्ट्रॉन के लिए अपना ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होगा। जैसे एक ऐसा है, अगर एग्जांपल ले लीजिए आप कि मान लीजिए 2, ऐसे लिख लीजिए 3s1 3p1 3d1, ये 3 इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आप देखेंगे तो क्वांटम नंबर L1 की वैल्यू क्या है? S0 है। यहाँ पर L2 कितना हो जाएगा? P है तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर L3 कितना हो जाएगा? D है तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तब उस केस में आप L की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो पहले इन 2 की हेल्प से निकालेंगे, एक L डैश बोलेंगे, और फिर यहां से जो L की वैल्यू आएगी उसका इसके साथ में आप पेयर बनाएंगे और सेम पैटर्न से आप सॉल्व करेंगे, तो लास्ट में अब जो वैल्यू आएगी वो कैपिटल L की वैल्यू होगी। मतलब ये जो फार्मूला हमने लिखा है वो भले ही 2 इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा है, लेकिन पैटर्न यही आप 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। अभी हम एक एग्जांपल लेकर के इन सारी चीजों के ऊपर बात भी कर लेंगे, एज अ क्वेश्चन आपको दिखा देंगे कैसे इसको सॉल्व करना है और क्या क्या लिखना है, ठीक है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर निकालने के लिए उनका दोनों का इंडिविजुअल ये क्वांटम नंबर पता हो तो आप कैपिटल L की वैल्यू निकाल सकते हैं। और कैपिटल L की वैल्यू हमेशा इंटीजर होती है। L की वैल्यू 0 1 2 होने पर कौन सा स्टेट होगा ये आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट आप आइए, अब हम बात करेंगे टोटल स्पिन क्वांटम नंबर। टोटल स्पिन क्वांटम नंबर कैसा होता है? टोटल स्पिन क्वांटम नंबर यानी कैपिटल S क्वांटम नंबर कैपिटल S में बी इंटीजर और हाफ इंटीजर वैल्यूज, ठीक है ना। और कैपिटल एस की वैल्यू अगर हम निकालें फॉर 2 इलेक्ट्रॉन एटम, तो 2 इलेक्ट्रॉन एटम के लिए अगर हम निकालें तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी कैपिटल एस की? तो कैपिटल एस की वैल्यू आएगी ऐसे, S1 माइनस S2 से लेकर के S1 प्लस S2 तक, यानी यहाँ प्लस कर लीजिए, यहाँ माइनस कर लीजिए। ये क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर। तो 2 जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है उनका अपना अगर स्पिन क्वांटम नंबर आपको पता है तो टोटल स्पिन क्वांटम नंबर आप ऐसे निकालेंगे। अगर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेंगे? पहले 2 के लिए निकालेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसको तीसरे के साथ में पेयर बना करके यही इसी तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे, तो जो लास्ट में वैल्यूज आएंगी उसको हम बोलेंगे एस वैल्यूज, ठीक है ना। अब आप ये देख सकते हैं कि जो स्पिन क्वांटम नंबर इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का होता है वो 1/2 होता है। तो अगर केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ 1/2, यहाँ 1/2, यहाँ 1/2, यहाँ 1/2, ये आएगा 0, ये आएगा आपका 1, यानी कितना आ गया? 0 और 1। कितना आ गया? 0 और 1 आ गया। यानी अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इंटीजर कितना रहा है? इंटीजर आपके पास आ रहा है ये टोटल स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 और 1 आ रहा है। लेकिन अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन की बात करें तब 1 इलेक्ट्रॉन में एक ही होगा एस, तो वही एस कैपिटल एस के बराबर हो जाएगा, यानी 1/2 हाफ इंटीजर आएगा। यानी जब ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये आपका हाफ इंटीजर के फॉर्म में वैल्यू देगा, जब इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो जो एस की वैल्यू आएगी वो इंटीजर आएगी। तो यानी एस की वैल्यू इंटीजर और हाफ इंटीजर कब कब होते हैं? तो इंटीजर होता है ऑड नंबर ऑफ इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के केस में। इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो इस तरह का ट्रीटमेंट करने पर आपको सारी इंटीजर वैल्यूज मिलेंगी, और अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको जो वैल्यूज मिलेंगी वो हाफ इंटीजर वाली वैल्यूज आपको मिलेंगी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, ये हमने L की बात कर ली, ये हमने S की बात कर ली, अब हम J की वैल्यू के बारे में बात करते हैं कि J की वैल्यू इंटीजर होगी या हाफ इंटीजर होगी।
तो जे के लिए फार्मूला है हमारे पास में, ये इसको आप अगला रूल बना लीजिए, रूल नंबर इसको 6 बोल देते हैं, और वो ये है कि J इज इक्वल टू क्या होता है, L प्लस माइनस में S। आपने कहा ये हमेशा इंटीजर होता है, लेकिन ये इंटीजर या हाफ इंटीजर कुछ भी हो सकता है। अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये हाफ इंटीजर होगा, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये इंटीजर होगा। यानी जैसा S का नेचर होगा वैसे ही J का नेचर आएगा। अगर ये इंटीजर तो इंटीजर और इंटीजर मिलाकर इंटीजर आएगा, अगर ये हाफ इंटीजर तो हाफ इंटीजर और इंटीजर मिलाकर के क्या आएगा, हाफ इंटीजर आएगा। ठीक है ना। तो J has integer and half integer values। ठीक है ना। इसको कैसे समझेंगे, n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने पर क्या होगा, जो आपका ये स्पिन क्वांटम नंबर s है वो क्या हो जाएगा, ये आपका फिर इंटीजर मिलेगा। जो L होता है वो तो आपको पता है हमेशा ही इंटीजर होता है, L इज ऑलवेज इंटीजर, L भी इंटीजर है। तो ऐसे में फिर क्या होगा, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो आपका J क्या हो जाएगा, J विल बी इंटीजर। ठीक है। और अगर ऐसा हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, जो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड है, मतलब 1 3 5 ऐसे, तो उसके केस में आपका जो S आएगा वो क्या आएगा, वो आपका S आएगा हाफ इंटीजर। और अगर ये हाफ इंटीजर आएगा, L की वैल्यू क्या होती है, L की वैल्यू होती है आपकी इंटीजर, तो J की वैल्यू फिर क्या होगी, J की वैल्यू हो जाएगी आपकी हाफ इंटीजर। ठीक है ना, ये आपकी J की वैल्यू हो जाएगी। चलिए इसके बाद आई थिंक और कोई रूल तो नहीं बचा है, सारे रूल हो गए। अब हम आपको एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से एलएस कपलिंग को प्रॉपर तरीके से समझते हैं। जितनी बातें हमने यहाँ पर एलएस कपलिंग के बारे में पढ़ी वो सारी बातें एक एग्जांपल के अंदर आ जाएंगी कि एलएस कपलिंग का मतलब क्या है। कि अगर मेनी इलेक्ट्रॉन एटम है और हर इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, तो सभी ऑर्बिटल को जोड़ करके टोटल ऑर्बिटल निकालना है, सभी स्पिन को जोड़ करके टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालना है, फिर वो दोनों एंगुलर मोमेंटम को जोड़ना है, टोटल एल और टोटल एस को जोड़ना है, तो टोटल जे मिलेगा। इसी को बोलते हैं एलएस कपलिंग, एलएस कपलिंग इसी को बोलते हैं। ठीक है ना। यानी पहले ऑर्बिटल ऑर्बिटल का इंटरेक्शन होगा, स्पिन स्पिन का इंटरेक्शन होगा, फिर ये ऑर्बिटल और स्पिन का आपस में इंटरेक्शन होगा, तो हमें टोटल जे की वैल्यू यहां पर मिलती है। ये जो एलएस कपलिंग की फेनोमेना होती है, एलएस कपलिंग मतलब इस तरह का इंटरेक्शन जहां पर होता है, इस वाले प्रोसेस को जनरली देखा जाता है जो हल्के एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 30 या उससे कम होता है, उनके केस में ये वाली कपलिंग ज्यादा डोमिनेट करती है। ठीक है ना। तो यहां पर हम एक बात और लिख देते हैं लास्ट में कि एलएस कपलिंग कहां पर देखा जाता है, तो एलएस कपलिंग इज सीन इन लाइटर और मॉडरेट एटम्स। ठीक है ना, लाइटर या मॉडरेट एटम्स जो होते हैं उनमें एलएस कपलिंग देखने को मिलता है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और आपको एलएस कपलिंग करके दिखाते हैं। अगर एलएस कपलिंग होगा तो जे की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, और जे कपलिंग होगा तब जे की वैल्यू कैसे निकाले जाएंगी। तो अभी हम एलएस को कर लेते हैं और एग्जांपल सेम रखेंगे। ठीक है ना, कोई सब एक एग्जांपल आप ले लीजिए, चाहे तो आप ले लीजिए जैसे 1s 2s 2p, तो 2s और 2p, तो 2 का अगर आप ले देते हैं मान लीजिए 2s1 और 2p1, ये है मान लीजिए, ये आपका s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, p के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक s इलेक्ट्रॉन एक p इलेक्ट्रॉन है ना। इसको आप सिंपल ये भी बोल सकते हैं, एक s इलेक्ट्रॉन है एक p इलेक्ट्रॉन है। अभी ये जो सामने लिखा हुआ है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू, यानी सेल या ऑर्बिट का जो नंबर लिखा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है। लास्ट में हम बात करेंगे जब स्पेक्ट्रल टर्म निकालना होता है तब इसका भी इंपॉर्टेंस होता है। अभी हम चूंकि सिंपल ये बात कर रहे हैं कि हमें जे की वैल्यू निकालनी है ताकि हम टोटल एंगुलर मोमेंटम निकाल सकें। हमें एनर्जी स्टेट के बारे में अभी नहीं डिस्कस करना है, वो हम जे कपलिंग की बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि यही सेम चीज को हम वहां पर स्पेक्ट्रल टर्म जब बोलते हैं तो कैसे लिखा जाता है, वहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की भी जरूरत पड़ती है। इसमें हम चाहे तो ये 2 हटा भी देते और हम आपसे कह देते कि एक एस इलेक्ट्रॉन है और एक पी इलेक्ट्रॉन है, और मान लीजिए इसमें एलएस कपलिंग हो रहा है, तो टोटल जे की वैल्यू निकालने के लिए यानी टोटल एंगुलर मोमेंटम हमें निकालना है, तो बताइए टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी आएगी।
क्योंकि टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर आएगा तो वहीं से हम जे की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। और आपको पता है जे की वैल्यू निकलेगी कैसे, टोटल एंगुलर जो क्वांटम नंबर है वो टोटल क्वांटम नंबर जे की वैल्यू कैसे निकलेगी, टोटल क्वांटम नंबर एल निकालना होगा और टोटल क्वांटम नंबर एस निकालना होगा। और आपको पता है टोटल क्वांटम नंबर एल की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं, और उसकी हेल्प से हम फिर ये निकाल सकते हैं, फिर इन दोनों का हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। या तो आप क्वांटम नंबर से ही क्वांटम नंबर का रिजल्टेंट निकाल लीजिए, तो यहां से आपका जे निकल जाएगा, या तो आप इससे ये निकाल लीजिए, इससे ये निकाल लीजिए, फिर इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल करके आप इसको निकालिए, ठीक है। तो वो हमें नहीं करना है, हमें बस ये देखना है क्वांटम नंबर टोटल वाली वैल्यू कैसे निकलेगी। तो यहां पर लिख दिया हमने 2s1 2p1, इसमें हमें कराना है एलएस कपलिंग। अगर इसमें एलएस कपलिंग हो रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में हमें बताना है कि जे की वैल्यू कितनी आएगी एलएस कपलिंग के केस में। अब आप बताइए, ये पहला जो S1 है, S1 का मतलब आप समझ पा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन है और S यहां पर सबसेल है या S स्टेट है, तो S स्टेट के लिए इसके लिए ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L1 की वैल्यू कितनी होगी, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा जो S स्टेट के अंदर है, तो आपको पता ही होगा SPDF 012, तो L1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 इस इलेक्ट्रॉन के लिए। इसी तरह से अगर हम P1 वाले इलेक्ट्रॉन की बात करें, P1 वाले इलेक्ट्रॉन यानी ये P वाले सेल के अंदर या P वाले स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो S के बाद आता है P, 0 के बाद 1, यानी इसके लिए जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है वो कितना आएगा, ये ऑर्बिटल क्वांटम नंबर आएगा 1। ये क्वांटम नंबर सारा कुछ हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो L1 मिल गया हमें, L2 मिल गया यहाँ पर, और ये जो पहला इलेक्ट्रॉन है इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर कितना होगा, 1/2। यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर कितना होगा, 1/2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें एलएस कपलिंग करना है, तो एलएस कपलिंग में हम क्या करते हैं, एलएस कपलिंग के अंदर हम सबसे पहले एल निकालते हैं और फिर एस निकालते हैं, टोटल एल निकालेंगे और टोटल एस निकालेंगे, उससे टोटल जे निकलेगा, ठीक है ना। तो एलएस कपलिंग में यानी पहले हमें इस L1 और S1 का कॉम्बिनेशन करके, सॉरी L1 और L2 का कॉम्बिनेशन करके कैपिटल एल निकालना होगा और S1 और S2 से कैपिटल एस निकालना होगा। अभी अभी आपने देखा कि टोटल जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है दो इलेक्ट्रॉन के लिए जब बात करते हैं तो एल बराबर क्या लिख सकते हैं, ये होता है L1 प्लस L2 से लेकर L1 माइनस L2 तक, ये इसकी वैल्यूज होती है। तो यहां से आप निकालिए, देखिए क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं। L1 की वैल्यू कितनी है, 0 है, L2 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 0 माइनस 1 से लेकर के 0 प्लस 1 तक जितनी वैल्यूज आएंगी वो सारी वैल्यूज यहाँ पर लिखनी। तो 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, यहाँ प्लस वाला है यहाँ माइनस वाला है, ठीक। तो क्या वैल्यूज आएंगी, 0 प्लस 1 करेंगे 1 आएगा, 0 माइनस 1 करेंगे माइनस 1 आएगा, दोनों मॉड लेना है तो प्लस 1 हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर के कैपिटल एल की वैल्यू कितनी आ गई, 1। टोटल एल, कैपिटल एल की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इस तरह की वैल्यू है कि टोटल, क्योंकि ये 0 था ना तो इसके जोड़ने या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसी तरह से टोटल एस निकालिए, टोटल एस कैसे निकलेगा, तो टोटल एस बराबर हो जाएगा आपका S1 प्लस S2 से लेकर के S1 माइनस S2 तक, ठीक है। और यहां से आप इसको सॉल्व करिए, S1 प्लस S2 यानी ये 1/2, अगला भी कितना है 1/2, तो 1/2 से लेकर के 1/2 प्लस 1/2 से लेकर के 1/2 माइनस 1/2 तक, यानी ये आपका कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 0, यानी ये आएगा 0 और 1, क्या आएगा 0 और 1, यानी L की वैल्यू आ गई 1 और S की दो वैल्यूज आ गई 0 और 1। और आप देखिए ये इंटीजर नंबर आ रहा है, क्यों, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही थी, दो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही थी। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होते हैं तो टोटल एस की वैल्यू क्या आती है, इंटीजर, तो ये इंटीजर आपको मिल गया, वो भी चीज आपका वेरीफाई हो रहा है। अब हमें क्या निकालना है, हमें जे की वैल्यू निकालनी है, तो जे की वैल्यू कैसे निकलेगी, जे की वैल्यू आपने कहा कि एल प्लस एस से लेकर के एल माइनस एस तक होता है, या एल प्लस माइनस एस करके भी आप इसको निकाल सकते हैं, ये वाली बात हमने लिखी। जे की वैल्यू हम निकालते हैं एल प्लस एस से एल माइनस एस। अब देखिए ये एल एस कपलिंग का ही तो प्रोसेस है, पहले हमने इंडिविजुअल L1 और L2 से कैपिटल एल निकाला, फिर इंडिविजुअल S1 और S2 से हमने कैपिटल एस निकाला। अगर हम टोटल क्वांटम नंबर निकाल रहे हैं यानी हम टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं ना, उसके करस्पॉन्डिंग ही तो वैल्यू आती है। अगर हमने टोटल एस निकाल लिया दैट मींस हम ये टोटल इस वाले एस की बात कर रहे हैं। अगर ये टोटल क्वांटम नंबर आ गया यानी ये निकल गया, ये टोटल क्वांटम नंबर आ गया इसका मतलब ये निकल गया। तो ये आया कैसे, ये इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर्स को जोड़ने के बाद में ये निकल के आया है। इसका मतलब हमने इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम को निकाल लिया है, जोड़ने के बाद जो टोटल आएगा वो ऐसे ये भी निकल गया है। तो ये निकल गया, ये निकल गया, अब इसको निकालने की बात है तो हमें जे चाहिए होगा। और जे निकालने का तरीका क्या है, जे कैसे निकलेगा, एल और एस के कॉम्बिनेशन से, मॉड एल प्लस एस से मॉड एल माइनस एस,
ये हमारा जे की वैल्यू यहां से आती है। ठीक है, तो हम निकालेंगे यहाँ पर जे की वैल्यू। तो जे की वैल्यू हो जाएगी जे, सॉरी यहाँ पर वेक्टर क्यों लग रहा है, यहाँ पर एक क्वांटम नंबर है तो एस हो जाएगा। तो जे की वैल्यू हो जाएगी अब मॉड एल प्लस एस टू मॉड एल माइनस एस। ठीक है, अब देखिए इसमें एल की जो वैल्यू है वो तो एक ही है, लेकिन एस की हमने दो अलग अलग वैल्यूज निकाली है, तो हमें पेयर बनाना पड़ेगा। हम ये जो कैलकुलेशन करेंगे वो दो कंडीशन में हमें करना पड़ेगा। एक बार एल की वैल्यू हम कितनी ले लेते हैं 1, और एस की कौन सी वैल्यू ले लेते हैं ये 0 वाली वैल्यू। फिर दोबारा हमें कैलकुलेशन करना होगा, एल की वैल्यू तो वही 1 ही है, लेकिन एस की दूसरी वैल्यू क्या आई थी 1 आई थी। यानी एक बार इस 1 और 0 का कॉम्बिनेशन, एक बार इस 1 और 1 का कॉम्बिनेशन करना होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें जे की वैल्यूज मिलेंगी। तो यहाँ पर जे की वैल्यू क्या मिलेगी, जे की वैल्यू आएगी एल प्लस एस से एल माइनस एस। जब ये खुद 0 ही है, जब एस की वैल्यू 0 ही है तो जे की वैल्यू एल के बराबर ही आएगी। सिंपल सी बात है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। ये शुरुआत में डिस्कस किया था कि अगर एस की वैल्यू 0 हो जाए तो जे की केवल एक वैल्यू आती है, और वो वैल्यू किसके बराबर होती है, जे हैज ओनली वन वैल्यू दैट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एल। तो अगर एस की वैल्यू 0 है तो जे की वैल्यू एल के बराबर आएगी, जे की वैल्यू एल के बराबर यानी कि 1 आ जाएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो जे की वैल्यू आपकी आ जाएगी जे इक्वल टू मॉड 1 प्लस 1 से लेकर के मॉड 1 माइनस 1 तक। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 और 1 माइनस 1 0, यानी 0 और 1 दो वैल्यूज हमें जे की यहाँ पर मिल जाएगी, 0 और 1। ठीक है, और आपको पता है अगर एस की वैल्यू इंटीजर आई है तो जे की वैल्यू भी इंटीजर आएगी। अगर एस की वैल्यू इंटीजर आई है तो जे की वैल्यू भी क्या आएगी, अगर एस की वैल्यू क्या है इंटीजर है तो जे की वैल्यू इंटीजर, अगर एस की वैल्यू हाफ इंटीजर तो जे की वैल्यू भी हाफ इंटीजर, क्योंकि एल की वैल्यू तो हमेशा इंटीजर होती थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो इसका नेचर होगा वही इसका मिलेगा नेचर। तो हमने देखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इवन नंबर थे, 2 इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन के केस में एस इंटीजर आया, और इसी वजह से जे भी क्या रहा है इंटीजर आ रहा है, हाफ इंटीजर एक भी जगह नहीं मिला आपको। तो जे की टोटल वैल्यू कितनी आ रही, जे की दो तरह की वैल्यू आएगी, 0 और 1 आएगा। जे की वैल्यू क्या आ रही, 0 और 1, ये इतनी वैल्यूज आपकी यहां से निकल के आ रही है। ठीक है ना, तो जे की वैल्यू के बेसिस पर अब आप अपना टोटल जो क्वांटम नंबर है उसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये प्रोसेस अगर समझ में आ गया हो तो फिर हम आगे बढ़े। यही सारी बातें हमने थियरी के फॉर्म में वहां पर डिस्कस करी हैं, अब ये हमने एग्जांपल ले लिया था। L1 बराबर 0 के लिए S1 बराबर -1/2 कहा गया। L1 बराबर 0 के लिए S1 बराबर -1/2। अच्छा सॉरी, हाँ ये गड़बड़ हो गया। एक मिनट 1 प्लस 1 2 और 1 माइनस 1 0, यानी 0 से लेकर 2 तक के सभी इंटीजर, 0 से लेकर के 2 तक के सभी इंटीजर, यानी 0 1 2। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बीच के सारे इंटीजर भी लेने होते ना, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू, तो ये 2 से लेकर के 0 तक, तो 2 से और 0 के बीच में एक इंटीजर 1 भी आएगा, तो 2 0 और 1। हाँ ये छूट गया था, 1 प्लस 1 2। ठीक है, -1/2 कहीं से भी नहीं आ रहा। देखिए एक तो मॉड है ना, तो मॉड में माइनस भी अगर आता है तो उसको प्लस कर लेते हैं। जैसे यहां पर भी अगर आप देखिए तो -1 आ रहा था, लेकिन ये हमने 1 लिख दिया ना, तो मॉड में लिखना होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, अच्छा चलिए एक काम करते हैं, ये तो हमने ले लिया जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे ना। अगर हम सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो सिंगल इलेक्ट्रॉन में तो ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, एक एल मिलेगा एक एस मिलेगा, दोनों को जोड़ करके टोटल जे आ जाएगा, तो उसमें तो कुछ नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, आइए यहीं पर एक और हम एल एस कपलिंग कराते हैं। ये एल एस कपलिंग हमने इस वाले केस में देखा, अब ये एल एस कपलिंग आप कर लीजिए 4, यहाँ एस और पी लिया ना, तो 4p एंड 4d। चलिए इसका हमें करना है, या तो एक काम कर सकते हैं, एक काम करिए इसको हटाइए, ऐसे लिखिए 4p2, 4p2, क्योंकि वो हम 4p1 और 4d1 करेंगे तो बहुत फर्क नहीं आएगा, पैटर्न यही चलेगा पूरा पूरा। अभी आप देखिए 4p2 हमने लिख दिया है, तो 4p2 का क्या मतलब है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पर है, p स्टेट में है। दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पर है, p स्टेट में है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन अगर p स्टेट में है तो क्या हो जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हम बात करें, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए यानी L1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
यानी 4p2 का मतलब समझ रहे ना, p के अंदर ही दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें आपका L1 कितना हो जाएगा p स्टेट के लिए, sp p के लिए हो जाएगा 1, और S1 कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। उसके बाद में L2 कितना हो जाएगा, L2 हो जाएगा आपका इस वापस से 1, और S2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है कैपिटल L। कैपिटल L कैसे निकलेगा, L1 प्लस L2 से लेकर L1 माइनस L2 तक। देखिए क्या वैल्यूज आ रही हैं, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहां पर सॉल्व करते हैं। तो L1 कितना है 1 और L2 कितना है 1, तो ये 1 प्लस 1 से लेकर 1 माइनस 1 तक की जितनी वैल्यूज आएंगी, कितना आएगा, यहाँ से 0 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, तो यानी 0 1 2 वही 3 वैल्यूज आ जाएंगी L की। S की वैल्यू क्या आएगी, S की वैल्यू हम लिखेंगे S1 माइनस S2 से लेकर S1 प्लस S2 तक, ठीक है ना। इसको पहले इसको बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का डिफरेंस करेंगे कितना हो जाएगा 0, दोनों का सम करेंगे कितना आएगा 1, तो 0 और 1। ये देखिए L की कितनी वैल्यूज आई हैं, यहाँ पर तो L की केवल एक वैल्यू आई थी, S की 2 वैल्यू आई थी, यहाँ पर S की 2 वैल्यूज आ रही हैं और L की 3 वैल्यूज आ रही हैं, तो काफी ये लंबा जा रहा है, आपको खुद कैलकुलेट करना, पेयर बना करके छोड़ रहे हैं। J की वैल्यू आप खुद से निकालिएगा इस फार्मूले का इस्तेमाल करके, हम पेयर बना के छोड़ रहे हैं, एक L की वैल्यू के साथ एक S की वैल्यू, फिर उसी के साथ अगली S की वैल्यू, फिर ये वैल्यू लीजिए उसके साथ दोनों वैल्यू, ये वैल्यू लीजिए इसके साथ दोनों वैल्यू, यानी अगर हम करें L की वैल्यू कितनी ले लें, L की वैल्यू 0 और S की वैल्यू यहां से कितना ले लें 0, इस केस में आप J कैलकुलेट करिए। फिर हमने कहा कि L की वैल्यू कितना 0 और S की अगली वैल्यू कितनी है 1, ये लीजिए यहाँ पर J की वैल्यू कैलकुलेट करिए। अब L की वैल्यू 0 के साथ ये दोनों हो गए, अब L की वैल्यू 1 लीजिए, L की वैल्यू 1 और S की वैल्यू कितनी 0, फिर अगला L की वैल्यू 1 और S की वैल्यू कितनी 1। अब ये L की दोनों वैल्यू 1 के साथ में S की दोनों वैल्यूज हो गई। अब आगे देखिए L की वैल्यू 2 के साथ में, L की वैल्यू 2 लीजिए, S की वैल्यू 0 लीजिए, L की वैल्यू 2 लीजिए और S की वैल्यू कितनी लीजिए 1 लीजिए। इन सभी केसेस में आप J की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आप कर लीजिएगा, इसको हम छोड़ रहे हैं, कुछ करना नहीं है, वही L प्लस S से L माइनस S तक, ठीक है। सेकेंड लाइन में यहां पर तो क्या करना है, इसमें 1/2 माइनस 1/2 0, 1/2 प्लस 1/2 यानी 1, तो 0 से 1 यानी 0 और 1, ठीक है। S2 बराबर -1/2, क्यों परेशान हो रहे हैं आप लोग, S2 की वैल्यू माइनस में कहां होती है, S2 की वैल्यू माइनस में नहीं होती है, S2 की वैल्यू हमेशा 1/2, तो वो MS था। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में जो बात हो रही थी ना कि सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए क्वांटम नंबर सेम, वो MS की वैल्यू में डिफरेंस आ रहा था, MS जो कि प्लस माइनस 1/2 होता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन के लिए 1/2 हो गया, तो जो अगला इलेक्ट्रॉन है, अगर सब कुछ सेम सेम हुआ, तो अगले इलेक्ट्रॉन के लिए फिर -1/2 आएगा, वो MS की वैल्यू होती है जो प्लस माइनस 1/2 होती है। S की वैल्यू स्पिन क्वांटम नंबर हमेशा ही 1/2 होता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं, और यहां पर भी कहीं पर भी माइनस आने की कोई बात नहीं हो रही है। अगर आप सोच रहे हैं इसके लिए +1/2 और इसके लिए -1/2, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। स्पिन क्वांटम नंबर हमेशा ही 1/2 होता है। उसकी जब कपलिंग करते हैं, इस वाले स्पिन क्वांटम नंबर का इसके साथ कपलिंग करते हैं, तो वो जोड़ने और घटाने के बाद भले कोई वैल्यू आ जाए, लेकिन इंडिविजुअल अगर बात करें तो हमेशा +1/2 होता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है ना। ये J की सारी वैल्यूज आप निकाल लेंगे ना। अब जब ये वैल्यू 0 है तो आप समझ सकते हैं ये 0 आएगा, दोनों 0 है, ये 0 है तो यहाँ पर कितना आएगा 1 आएगा, ये यहाँ पर 1 है, ये 0 है, कितना आएगा 1 आएगा, ये 1 है और ये 1 है, कितना आएगा, डिफरेंस करने पर 0, सम करने पर 2, यानी 0 1 2। इसमें कितना आएगा, ये 2 है और ये 0 है, तो कितना आएगा 2 ही आएगा, ये 2 है और ये कितना है 1 है ना, 2 और 1 है, तो सम करने पर कितना 3 और डिफरेंस करने पर कितना 1, यानी 1 2 3। कितना आसान है ये, इस तरह से आप सारे J की वैल्यूज को निकाल सकते हैं। चलिए, तो LS कपलिंग आपका यहीं पर था, ये कंप्लीट हुआ। LS कपलिंग हो गया, अब हम JJ कपलिंग की बात करते हैं, और JJ कपलिंग में कुछ भी अलग से नहीं करना है, समझना इतना डिटेलिंग। आपने LS कपलिंग में प्रोसेस समझ लिया कि ये सब सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। JJ कपलिंग में सिर्फ एक लाइन आपको बता देते हैं। जैसे LS कपलिंग का रूल क्या था कि LS कपलिंग में
एल और एस का कॉम्बिनेशन करके हम टोटल जे निकालते थे, टोटल एल और टोटल एस निकालते थे, और फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम टोटल जे निकालते थे। ये जो बात हमने लिखी, पहले हम टोटल सबका एल निकालते थे, फिर हम टोटल सबका एस निकालते थे, फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके जे निकालते थे, या इसका करस्पॉन्डिंग क्वांटम नंबर निकालते थे। जे जे कपलिंग जैसा कि नाम से क्लियर है, ये एल एस कपलिंग था, इसलिए एल और एस को कंबाइन कर रहे थे। वो जे जे कपलिंग है। जे जे कपलिंग का मतलब क्या, हर इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का पहले जे निकालेंगे। जैसे पहले इलेक्ट्रॉन का ये L1 है, पहले इलेक्ट्रॉन का ये S1 है, तो हम L1 और S1 को आपस में कंबाइन करेंगे, न कि L1 L1 और S1 S1 को कंबाइन करेंगे। जे जे कपलिंग में क्या होगा, सबका जे निकालेंगे, और सबका जे आ जाएगा तो उन सभी जे का रिजल्टेंट निकालेंगे, वो टोटल जे बोला जाएगा, है ना। इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का J1 J2 J3 निकालेंगे, और उनको जोड़ने के बाद टोटल जो आएगा वो हमारा जे होगा। दैट इज कॉल्ड जे जे कपलिंग। जे और जे का कॉम्बिनेशन होगा, यहाँ एल और एस का कॉम्बिनेशन हो रहा था, ठीक है ना। तो बस एक ही लाइन की बात है ये, और सारी चीजें सिमिलर तरीके से चलेंगी। तो ये दूसरा हमारा जो कपलिंग स्कीम है, दैट इज कॉल्ड जे जे कपलिंग। जे जे कपलिंग, इसका वेक्टर डायग्राम भी बना सकते थे, मतलब एक डायग्राम दिखाते जिसमें हम दिखाते L1 है और S1 है मिलाकर के J1 बना, L2 है S2 है मिलाकर के J2 बना, फिर J1 है और J2 है मिलाकर के J बना। ऐसा वेक्टर वाला डायग्राम भी बना सकते हैं। तो जे जे कपलिंग, तो जे जे कपलिंग में क्या होता है, ये दिस कपलिंग स्कीम इज सीन इन हैवी एटम्स, है ना। ये हैवी एटम जिनके एटॉमिक नंबर 30 से ज्यादा होते हैं, उसके अंदर ये डोमिनेट करता है, देखने को मिलता है। और जे जे कपलिंग यही कहता है कि हमें पहले क्या करना है, हमें जैसे मान लीजिए कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो उन इलेक्ट्रॉनों का पहले हमें क्या निकालना है, उसके लिए हमें पहले J1 निकालना है, हर इलेक्ट्रॉन का J1 निकालना है। J1 कैसे निकलेगा, J1 आएगा L1 प्लस S1 से। ये है क्या, क्वांटम एंगुलर मोमेंटम है, तो हम यहाँ पर वेक्टर लगा देते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम का निकाल करके हमने क्या लिखा, टोटल एंगुलर मोमेंटम पहले इलेक्ट्रॉन का। दूसरे इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे J1 J2, तो क्या हो जाएगा, दूसरे का ये वेक्टर और ये वेक्टर का रिजल्टेंट करेंगे, तो J2 वेक्टर आएगा, है ना। यानी दूसरे इलेक्ट्रॉन का टोटल एंगुलर मोमेंटम। इसी तरह से तीसरे इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे क्या, टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो ये वाला पैटर्न यहां पर चलेगा, पहला इलेक्ट्रॉन ये है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है, तीसरा इलेक्ट्रॉन ये है, एंड सो ऑन। तो टोटल जे कैसे निकलेगा, टोटल जे आएगा, जे जे कपलिंग मतलब सभी जे का क्या होगा, सुपर पोजिशन होगा, यानी J1 प्लस J2, J1 प्लस J2 प्लस J3, ये वाला तरीका फिर यहां पर चलेगा। आपको फिर मिलेगा टोटल क्या, टोटल आपको एंगुलर मोमेंटम जे मिलेगा। वहां पर टोटल जे निकालने के लिए हम क्या निकालते थे, टोटल एल और टोटल एस, मतलब पहले पूरा एल कंबाइन करते थे, पूरा एस कंबाइन करते थे, फिर एल और एस को कंबाइन करते थे, जे आता था। यहाँ यहाँ L1 S1 से पहले हम J1 निकालेंगे, L2 S2 से J2 निकालेंगे, L3 S3 से J3 निकालेंगे, है ना। ये जितने आपके ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हुआ, सेकंड इलेक्ट्रॉन हुआ, सभी इलेक्ट्रॉनों का पहले हम टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, और फिर उनको जोड़ करके पूरे एटम का टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एटम, ये ऐसे निकलेगा। और अगर हम इसको क्वांटम नंबर से रिलेट करना चाहते हैं, तो टोटल जे की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल जे की वैल्यू की अगर बात करें, जैसे यहाँ पर J1 है ना, तो J1 निकालने का तरीका क्या होता है, ये वाला क्वांटम नंबर निकालना है J1, तो ये हो जाएगा L1 प्लस माइनस में S1। ये जो क्वांटम नंबर निकालना है, अब ये क्वांटम नंबर है, ध्यान रखना है आपको। वेक्टर लगा था तो एंगुलर मोमेंटम है, वेक्टर हटा दिया तो क्वांटम नंबर है। तो J2 कैसे निकलेगा, L2 प्लस माइनस में S2 से, ठीक है ना। इसी तरह से J3 कैसे निकलेगा, ये आपका मिलेगा L3 प्लस माइनस में S3, यहां से निकलता है आपका ये क्वांटम नंबर। और अगर आप जैसे ये टोटल जे निकालना चाहते हैं, तो टोटल जे की वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर हम दो उसके लिए बात करें, फॉर 2 इलेक्ट्रॉन एटम, ये तो हमने 2 से ज्यादा के लिए दिखा दिया है। तो अगर 2 का कोई केस होता, जे बराबर J1 प्लस J2, तो फॉर 2 इलेक्ट्रॉन एटम अगर है, तो टोटल जे की जो वैल्यू आएगी, ये आपका क्वांटम नंबर है, ध्यान रहे, टोटल क्वांटम नंबर जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले का क्वांटम नंबर J1 और दूसरे का क्वांटम नंबर J2, यहां से माइनस से लेकर के या प्लस से लेकर के माइनस तक। मतलब वही पुराना तरीका है, जैसे हम टोटल एल निकालते थे, टोटल एस निकालते थे, वैसे ही हम टोटल जे भी निकाल सकते हैं। बस इतनी सी बात है, इसको बोलते हैं जे जे कपलिंग, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं।
जे कपलिंग का, जे कपलिंग का वही एग्जांपल 4p 4d करके ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे 4p1 है 4d1 है, यही समझ में आ जाएगा। अभी हमें क्या करना है, इसका हमें जे कपलिंग कराना है इस बार। अगर इसका एलएस कपलिंग होता तो अलग तरीके से होता, यहाँ पर शायद ये लिया था नहीं। अच्छा, यहाँ पर आप कर लीजिएगा 4p 4d, एक बार एलएस कपलिंग करा करके रिजल्ट देखिए, एक बार जे कपलिंग करके रिजल्ट देखिए, दोनों रिजल्ट अलग आएंगे, ठीक है ना। तो हम 4p और 4d, मान लीजिए इनके बीच में क्या हो रहा है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में जे कपलिंग हो रहा है, मतलब पहले दोनों अपना इसका जे निकलेगा J1, इसका J2, फिर उससे निकलेगा टोटल जे, टोटल जे मतलब टोटल जो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है वो निकलेगा, फिर उससे हम टोटल एंगुलर मोमेंटम भी निकाल लेंगे। तो अगर हमें जे कपलिंग करना है तो जे कपलिंग करने के लिए क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन की बात करें, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L1 कितना आएगा, यहाँ से इसका L1 आ जाएगा, p स्टेट है ना, तो sp, p के लिए ये 1 हो जाएगा, और इसके लिए S1 कितना हो जाएगा 1/2, फिर ये d है spd, तो L2 कितना हो जाएगा 0 1 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा, इसके लिए फिर S2 कितना लिखेंगे 1/2, यहाँ माइनस नहीं करना है कि पहले के लिए प्लस हो गया तो दूसरे के लिए माइनस होगा, ऐसा नहीं होता है, स्पिन क्वांटम नंबर हमेशा ही 1/2 होता है। अब देखिए, अगर ये आपका एलएस कपलिंग का केस होता, अगर ये एलएस कपलिंग का केस होता तो हम पहले L1 और L2 की हेल्प से टोटल L निकालते, और S1 और S2 की हेल्प से टोटल S निकालते, फिर टोटल L और टोटल S से हम टोटल J निकालते एलएस कपलिंग में। लेकिन ये एलएस कपलिंग का केस नहीं है, जे कपलिंग का केस है, तो हम पहले L1 और S1 से क्या निकालेंगे, J1 निकालेंगे, L2 और S2 से क्या निकालेंगे, J2 निकालेंगे, फिर J1 और J2 से क्या निकालेंगे, J निकालेंगे। ये डिफरेंस आ गया और इसलिए रिजल्ट भी बदल जाएगा। तो J1 कितना आएगा, ये वाला क्वांटम नंबर, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर फॉर फर्स्ट ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, L1 प्लस S1 से लेकर के L1 माइनस S1 तक, या आप J1 बराबर L1 प्लस माइनस S1 कर लीजिए, तब भी बात वही हो जाएगी। आप चाहे ऐसे करके समझिए, आप चाहे इसको इस तरह से लिखिए, L1 प्लस S1 से L1 माइनस S1 तक, ये जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी J1 की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कितना L1 1 है और S1 कितना है 1/2, तो एक बार 1 प्लस 1/2 करिए और एक बार इसका डिफरेंस करिए, ठीक है। इसके बीच के जितने इंटीजर हैं वो सब लिखने हैं, तो इसके बीच में कोई और इंटीजर आएगा ही नहीं। 1 प्लस 1/2 3/2, 1 माइनस 1/2 1/2, 1/2 और 3/2 के बीच में कोई और दूसरा नंबर नहीं आएगा, मतलब कि इंटीजर नहीं, मतलब इसमें हमेशा 1 का डिफरेंस रखना होता है। तो 1/2 आ गया तो उसमें प्लस 1 करेंगे तो 3/2 ही आएगा, यानी वैल्यू यही आएगी केवल 1/2 एंड 3/2। सिमिलरली आप यहां से J2 निकालिए, यह आएगा L2 प्लस S2 से लेकर के L2 माइनस में S2 तक, ठीक है। तो ये L2 कितना है, L2 इज कितना है 2, और S2 कितना है 1/2, तो 2 प्लस 1/2 से लेकर के 2 माइनस 1/2 तक की जितनी वैल्यूज आ रही है लिखिए, कितना आएगा 2 प्लस 1/2 दैट इज 5/2, 2 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, ये आपका 3/2 और 5/2 के बीच में दूसरा कोई और नंबर नहीं आएगा क्योंकि 1 का डिफरेंस ऑलरेडी है इसके अंदर, ठीक। अब क्या करना है, अब तो यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज आ गई, J1 की 2 वैल्यूज आ गई, J2 की 2 वैल्यूज आ गई, तो कैपिटल J की कितनी वैल्यू आएगी, पेयर बनाना पड़ेगा। J1 की पहली वैल्यू के साथ में दोनों का पेयर बनाइए, फिर J2 की दूसरी वैल्यू के साथ दोनों पेयर बनाइए, तो आपको J की बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी। तो हम यहाँ पर पेयर बनाएंगे कैसे, हम ये कर रहे हैं कि J1 की वैल्यू जितनी आई है पहले वो लिख लीजिए, J1 की वैल्यू क्या क्या आई है 1/2 एंड 3/2, और J2 की वैल्यू कितनी आई है, J2 की वैल्यू आई है 3/2 एंड 5/2, ठीक है। अब इसमें आप पेयर बनाइए, पेयर बनाएंगे तो सबसे पहला पेयर क्या हो सकता है, इसको लीजिए, इसके साथ इसको लीजिए, यानी आप ऐसे करिए J1 बराबर 1/2 लीजिए एंड J2 बराबर कितना लीजिए, ये J2 बराबर 3/2 लीजिए, एक तो ये पेयर बनेगा। अगला पेयर देखिए, J1 की वैल्यू फिर से लीजिए 1/2 ही लीजिए, लेकिन J2 की जो अगली वैल्यू है वो लीजिए, J2 की अगली वैल्यू क्या है 5/2 है, हो गया, यानी J1 की इस वैल्यू के साथ में J2 की दोनों वैल्यू हो गई। अब J1 की इस वैल्यू के साथ इन दोनों को लीजिए, एक पेयर तो ये बनेगा कि J1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2, और J2 की वैल्यू कितनी आप ले लेंगे 5/2, सॉरी ये भी 3/2, ठीक है। और अगला आप ऐसे ले लीजिए, J1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3/2 और J2 की वैल्यू अब कितना हो जाएगा ये 5/2। अब इसके आगे आई होप कि आप समझ सकते हैं कैसे सॉल्व करना है। J की वैल्यू निकालनी, कैपिटल J कितना होता है J1 माइनस J2 से लेकर J1 प्लस J2 तक, ठीक है ना, J1 प्लस J2 तक, यही पैटर्न हमारा चलेगा। तो आप उसके अकॉर्डिंग ही सारी वैल्यूज लिख सकते हैं। J1 प्लस J2 करेंगे 1/2 और 3/2 कितना 4/2 यानी कि 2, 4/2 का मतलब 2,
और डिफरेंस करेंगे 1.5 में से आधा माइनस करेंगे तो 1 आएगा। कितना आ गया? डिफरेंस करने पर 1 आ रहा है और सम करने पर 2 आ रहा है, यानी कितना आएगा? 1 और 2। जे की वैल्यू 1 और 2 आएगी इस पेयर में। इस पेयर में देखिए कितना आएगा, हम सीधे लिख रहे हैं, यही फार्मूला यूज करना है हमें। तो आप बताइए कितना हो जाएगा? 5/2 में से 1/2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 5 - 1 4, 4/2, 4/2 का मतलब 2, और ये तो हुआ आपका माइनस करने पर। जोड़ने पर कितना होगा? 6/2 यानी कि 3। कितना हो गया? 2 और 3 आ रहा है। इसमें जे की वैल्यू कितनी आएगी? दोनों को जोड़िए, दोनों को घटाइए, सेम सेम है। जोड़ने पर कितना हो जाएगा? ये आपका 6 बटे में कितना हो जाएगा? 2, 6/2 का मतलब 3, और घटाने पर कितना हो जाएगा? 0। तो 0 से लेकर 3 तक जाना है, तो 0 1 2 3 ये सारी वैल्यूज आएंगी, ठीक है ना। 1 1 1 ऐड करते जाना है। यहाँ पर देखिए कितना आएगा? जोड़ने पर कितना आएगा? 5 3 8/2 यानी कि 4। जोड़ने पर 4 आया, घटाने पर कितना आया? 5 - 3 2, 2/2 यानी 1। 4 से लेकर 1 तक या 1 से लेकर 4 तक, तो 1 2 3 4, ठीक है। ये सब आपकी जे की वैल्यू हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू जे कपलिंग। चलिए क्लास टॉपिक और है। देखिए जो जे की वैल्यू हम निकाल रहे हैं ना एलएस कपलिंग और जे कपलिंग से, अगला टॉपिक पढ़ने के बाद यही सवाल हमारा एक्सटेंड हो जाएगा। यही सवाल हमारा एक्सटेंड हो जाएगा, क्योंकि जो जे की अलग अलग वैल्यूज आ रही है ना, इसके अकॉर्डिंग अलग अलग एनर्जी स्टेट हमें मिलता है, और जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है वो उसी एनर्जी स्टेट को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे कहा जाएगा सवाल में कि इसके लिए अगर जे कपलिंग है तो स्पेक्ट्रल टर्म क्या आएगा, इसमें अगर एलएस कपलिंग हो रहा है तो स्पेक्ट्रल टर्म क्या आएगा, इस तरह के सवाल बन जाएंगे। तो आप समझिएगा कि स्पेक्ट्रल टर्म निकालने का मतलब क्या है, इसी चीज को थोड़ा एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखना होता है और कुछ भी नहीं। तो आपको एलएस कपलिंग और जे कपलिंग के अकॉर्डिंग अगर जे की वैल्यू निकालने आ रहा है, तो उसके बाद जो इसको लिखने का एक ढंग है वो हम आपको बता रहे हैं, बस 10-5 मिनट लगेगा। दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म या स्पेक्ट्रल टर्म भी इसको बोलते हैं। तो ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है ये क्या होता है? एक्चुअल में हर एक एनर्जी स्टेट के लिए एक स्पेशल टर्म होता है, और वो टर्म उसके एनर्जी को बता रहा होता है, ठीक है ना। इट रिप्रेजेंट्स दी एनर्जी स्टेट ऑफ एटम, ठीक है ना। ये एनर्जी के स्टेट को बताता है कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी अपनी क्या क्या। समझ नहीं आया कि समझ आ गया? अच्छा आ गया समझ में, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म या स्पेक्ट्रल टर्म लिखने के लिए बोला जाएगा, वो आप बस ये फॉर्मेट याद रख लीजिए, और कुछ भी स्पेशल चीज नहीं है। यहाँ पर लिखना होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, यहाँ पर लिखना होता है 2s+1 को। 2s+1 आप समझ रहे हैं क्या है? कि जे की कितनी वैल्यूज पॉसिबल होती हैं, ये उसी को बताता है, मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं इसको। यहाँ आपका कैपिटल एल होगा। कैपिटल एल मतलब ये स्टेट को बताएगा कि एस स्टेट है कि पी स्टेट है या डी स्टेट है, यानी ये टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है। और यहां पर आपका जे लिखा जाएगा, यानी टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है। दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल टर्म या स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म। यही आपको लिखना इसी फॉर्मेट में, ठीक है ना। आपको इसी फॉर्मेट में लिखना होता है। यानी कुल मिलाकर के अगर हम एक एग्जांपल ले लें, जैसे आपसे ये कहा गया है कि पी इलेक्ट्रॉन है, या जैसे 3p1, 3p1 ये हमने लिख दिया मान लीजिए। और इस 3p1 के लिए हमें क्या करना है? इस 3p1 के लिए हमें लिखना है स्पेक्ट्रल टर्म लिखना है। तो आप बताइए जरा 3p1 लिखने का क्या मतलब? 3 क्या है ये? आप जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं वहां लिखते हैं 1s2 2s2 2p1 3s2। तो ये जो 1 2 3 आप करते जा रहे हैं सामने, वो क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। यानी इससे ये पता चल गया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? 3 है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है। ये पी है। पी का मतलब आप समझ रहे हैं कि एस पी। पी का मतलब कि जो एल की वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? एल मतलब है आपका ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, तो इस एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन जो हो जाएगा क्वांटम नंबर वो कितना हो जाएगा? 1/2। अब देखिए यहां पर जो केस हमने लिया है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन का केस है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के केस में कैपिटल एल और कैपिटल एस का कोई मतलब नहीं है। ये जो स्मॉल एल है वही कैपिटल एल हो जाएगा, और ये जो आपका एस है वही क्या हो जाएगा? कैपिटल एस हो जाएगा।
हमें जे की वैल्यू निकालनी है, तो जे की वैल्यू कैसे निकलेगी? जे की वैल्यू आपको पता है एल प्लस एस से लेकर के एल माइनस एस तक होगा, तो ये आपका कितना मिल जाएगा? एल प्लस एस मतलब ये दोनों को जोड़िए कितना आएगा? 3/2, एल माइनस एस करिए कितना आएगा? 1/2, यानी 1/2 एंड 3/2, यानी 3p1 एनर्जी स्टेट जो होता है ये दो एनर्जी स्टेट में स्प्लिट हो जाता है। जब हम फाइन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये जो एक एनर्जी स्टेट आपको लग रहा है वो दो एनर्जी स्टेट में स्प्लिट हो जाता है। अब इसको लिखने का तरीका समझिएगा, आप समझिए, कुल मिलाकर के चाहे जे की वैल्यू 1/2 हो चाहे जे की वैल्यू 3/2 हो, हर केस में एन की वैल्यू 3, एल की वैल्यू 1 और एस की वैल्यू तो 1/2 ही रहेगी। तो लिखा कैसे जाएगा? यहाँ पर लिखने का तरीका क्या है? 2s + 1, एस मतलब स्मॉल एस, लेकिन ये सॉरी कैपिटल एस, और एक ही इलेक्ट्रॉन है तो स्मॉल एस कैपिटल एस सेम ही होगा ना। कैपिटल एस कैसे निकलता था? एस को कंबाइन करने के, कैपिटल एस कैसे निकलेगा? एस को कंबाइन करके, S1 से S1 + S2 से लेकर के S1 - S2 तक। तो एस कैपिटल एस निकालेंगे आप कैसे? जब आपको एक ही एस दिया हुआ है तो फिर बात ही नहीं आएगी, यानी S1 एस की वैल्यू S1 के ही बराबर होगी, ये दोनों सेम होगा। इसी तरह से कैपिटल एल जो होगा वो भी इसी के बराबर हो जाएगा। L1 अगर 1 है, एक ही आपका इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो यही कैपिटल एल है, यही स्मॉल एल है। तो अब आप इसका ये स्पेक्ट्रल टर्म लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पर लिखेंगे 3, और पहले 2s + 1 निकालिए, यहाँ से 2s + 1 जिसको मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं, ये मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं। तो मल्टीप्लिसिटी बराबर 2s + 1, दैट इज 2 इंटू एस की वैल्यू कितनी? 1/2 प्लस में 1, ये आपका कटेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ से? ये हो जाएगा 1 + 1 2, ठीक है ना। मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू जितनी आती है उसके हिसाब से नाम पड़ता है। इसकी वैल्यू 1 आएगी तो सिंगलेट बोलेंगे, 2 आएगी तो डबलेट बोलेंगे, 3 आएगा तो ट्रिपलेट बोलेंगे। ये इस तरह से इसका नाम होता है मल्टीप्लिसिटी के बेसिस पर, ठीक है। अब आप इसका स्पेक्ट्रल टर्म लिखिए तो कितना हो जाएगा? एन की वैल्यू कितनी है? 3, एन की वैल्यू 3 लिख दिया हमने। 2s + 1 की वैल्यू कितनी आई है? 2s + 1 की वैल्यू यहाँ पर 2 आई है तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। फिर कैपिटल एल का मतलब कितना है? कैपिटल एल कितना है? 1, 1 का मतलब क्या है? पी स्टेट है, तो अब यहाँ कैपिटल पी लिखना है आपको, कैपिटल पी, ठीक है। उसके अलावा जे की कितनी वैल्यूज आई है? जे की दो वैल्यूज आई है, 1/2 एंड 3/2। हम यहाँ पर 1/2 और 3/2 दोनों को एक ही साथ दिखा सकते हैं, या आप इसी को ऐसे भी कर लीजिए, यहाँ 3 लिखिए, यहाँ 2 लिखिए, यहाँ पर p, यहाँ पर 1/2 एंड अगला फिर से अलग कर लीजिए, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर p, और ये हो जाएगा आपका 3/2। मतलब दो एनर्जी स्टेट में स्प्लिट हो गया। ये जो पर्टिकुलर आप दिखा रहे थे केस, इसमें दो एनर्जी स्टेट होगा, दो लेवल होंगे, एक 1/2 वाला लेवल होगा और एक 3/2 वाला लेवल होगा, ठीक है ना। समझ गए आप? चलिए एक और आपको केस दे रहे हैं, आप जरा इसका बताइए कि इसका स्पेक्ट्रल टर्म, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म क्या आएगा। डी इलेक्ट्रॉन की हम बात करें, डी इलेक्ट्रॉन सवाल है ये, तो हमने इसका कर दिया, आंसर लिख दिया। अगला है कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म या स्पेक्ट्रल टर्म फॉर डी इलेक्ट्रॉन। अब ये डी इलेक्ट्रॉन का मतलब ये डी कहाँ का है वो हम नहीं दे रहे हैं आपको, मतलब हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको नहीं बता रहे। तो अगर ये नहीं बता रहे तो आप भी मत लिखिए, आप बस इतना ही लिखिए, है ना। अगर ये चीज आपको पता चल पा रहा है तो आप लिखिए, जैसे ये पी इलेक्ट्रॉन की बात थी, लेकिन हमने आपको बताया था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है यहाँ पर। बाकी तो आपको पता है ना, एस पहले में एस आता है, दूसरे में एस और पी आता है, तीसरे में एसपीडी आता है, चौथे में एसपीडी एफ आता है। मतलब जो पी वाला पार्ट है वो दूसरे से स्टार्ट हो जाता है, सेकेंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में, सब में पी अवेलेबल होता है। तो ये कौन सा पी था? ये 3 का था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा ना, ये पी कहाँ का है, ये 3 आपका अपनी जगह पर रहेगा, बाकी चीजों का इस 3 से कोई लेना देना था भी नहीं, है ना। तो इसलिए ये जो आपका डी इलेक्ट्रॉन है वो डी इलेक्ट्रॉन कौन सा डी है, 3D है या 4D है या 5D है, इससे कोई मतलब नहीं पड़ेगा। हमें स्पेक्ट्रल टर्म लिखना है तो हम ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n छोड़ करके बाकी पार्ट भी लिख सकते हैं यहाँ से। अब आप बताइए, डी इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, डी इलेक्ट्रॉन मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो आप बताइए L1 की वैल्यू कितनी है? सॉरी, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो जो L होगा कैपिटल L वही स्मॉल l के बराबर हो जाएगा, दैट इज SPD 012, ये 2 हो जाएगा। और एक ही इलेक्ट्रॉन है तो जो स्मॉल s है वही कैपिटल S हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होता है? 1/2, ठीक है। अब आप यहाँ से 2s + 1 यानी मल्टीप्लिसिटी निकाल लीजिए, तो 2 इंटू एस की वैल्यू 1/2 है, प्लस में 1 कितना आ जाएगा? ये आपका 2 हो जाएगा। और क्या चाहिए होता है? जे की वैल्यू चाहिए होती है, तो जे बराबर क्या होता है? L + S से लेकर के L - S तक, जे की वैल्यू L + S से L - S तक। तो यहाँ पर L + S की वैल्यू कितनी? L + S की वैल्यू यानी कि 2 + 1/2, दैट इज कितना हो जाएगा? 2 में आधा जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5/2, और माइनस करने पर कितना हो जाएगा? 2 - 1/2 करने पर कितना हो जाएगा? 3/2, यानी आपको मिलेगा 3/2 एंड 5/2।
आपका स्पेक्ट्रल टर्म कैसे लिखा जाएगा, n तो है नहीं, 2s + 1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, और यहाँ पर जो l है, l की जगह पर क्या लिखेंगे, d, मतलब कैपिटल D हो जाएगा। और इसके अलावा j की कितनी वैल्यू आई है, 3/2 एंड 5/2, तो 2d 3/2 एंड 2d 5/2, ये आपके स्पेक्ट्रल टर्म हो जाएंगे। ठीक है ना। ऐसे हुंस रूल हमारे सिलेबस में है नहीं तो हम इस बारे में भी बात करते कि ये जो हमारे अलग अलग एनर्जी स्टेट आ रहा है, यानी कोई भी एनर्जी स्टेट जो है वो स्प्लिट हो रहा है, तो स्प्लिटिंग के बाद इसमें किसकी एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी ज्यादा है, इसके लिए हुंस रूल का इस्तेमाल करके हम पता करते हैं, बट वो टॉपिक है नहीं तो हम नहीं जाएंगे उसमें, आप कंफ्यूज होंगे फालतू का। ठीक है, चलिए एक सवाल और दे रहे हैं, आप इसको कर लीजिएगा और इसी के साथ ये खत्म होता है। बाकी हम अगली क्लास में आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे, जैसे 4p1 और 4d1। ठीक है ना, एग्जाम्पल ले रहे हैं 4p1 और 4d1। एक एग्जाम्पल है, फिर से वही पुराना वाला 4p1 एंड 4d1, ये वाला हमारा केस है। इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन है। अब दो इलेक्ट्रॉन आ गए तो आपके मन में सवाल आएगा कि एलएस कपलिंग करना है कि जे कपलिंग करना है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन आ गए तो टोटल जे निकालने के लिए हमारे पास दो तरीका है, एल और एस से निकालना है कि जे और जे से निकालना है। तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि चलिए 4p1 और 4d1 में एलएस कपलिंग का स्पेक्ट्रल टर्म भी लिखिए, एलएस कपलिंग, एलएस कपलिंग करके इसका स्पेक्ट्रल टर्म लिखिए। अब आपको पता है कि एलएस कपलिंग करेंगे तो जे की कुछ अलग वैल्यू मिलेगी, और वो जे की वैल्यू को इस तरह से अरेंज करके लिखना होगा, इस तरह से जे की वैल्यू को लिखना होगा, एल की, ये सारी वैल्यूज आपको लिखनी पड़ेगी यहाँ पर, है ना। और फिर आपको क्या करना है, इन्हीं का आपको 4p1 और 4d1 का ही क्या करना है, आपको करना है इनका जे कपलिंग। तो जे कपलिंग करेंगे तो जे की अलग वैल्यूज आएंगी, जे की अलग वैल्यू आएगी तो उसको जब हम स्पेक्ट्रल टर्म या स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म में अरेंज करके रखेंगे तो उसमें कुछ अलग हमें केस मिलेगा। ठीक है ना। तो जो आपने पीछे एलएस कपलिंग या जे कपलिंग करा है उसमें आप जे की वैल्यू निकालना तो आप जान ही गए हैं, एल की वैल्यू भी निकालना आप जान गए, एल की वैल्यू भी एक से अलग अलग मिल सकती है। तो अलग अलग एल की वैल्यू मिलेगी तो अलग अलग बहुत सारे ऐसे स्पेक्ट्रल टर्म आएंगे। ऐसे जरूरी थोड़ी है कि हमेशा यहाँ डी डी ही मिले, ऐसा भी हो सकता है डी मिले, दो डी का मिले, तीन एफ का मिले, चार एल का जो है एस का मिले, ऐसे अलग अलग केस हो सकते हैं। ठीक है ना। तो आप पीछे पढ़ चुके हैं एलएस कपलिंग और जे कपलिंग में कि एल की वैल्यू, जे की वैल्यू को कैसे, एस की वैल्यू को कैसे निकाला जाएगा। जितने डिफरेंट टाइप की वैल्यूज होंगी उतने टाइप का स्पेक्ट्रल टर्म यहाँ पर बनेगा। तो ये जो एग्जांपल है आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आप इसमें एलएस कपलिंग एक तो हमने कोई किया है, इन दोनों में ये वाला किया हुआ है, इसका आप एलएस कपलिंग करके जो आपके एल और एस जे की वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रल टर्म अरेंज करके लिखिए, और इसका जे कपलिंग करके जो आएगा उसको भी आप लिखिए। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ एलएस कपलिंग, जे कपलिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म, ये टॉपिक हमारा पूरा हो गया है। अगली क्लास में अभी हम पढ़ेंगे एक्सरे, हमारा एक टॉपिक है वो बचा हुआ है, और रमन इफेक्ट है और जीमान इफेक्ट है। ये इतना हम पढ़ लेंगे तो हमारे जितने भी ये ग्रेजुएशन वाले टॉपिक्स थे ये सब खत्म हो जाएंगे। आई थिंक लास्ट में एक टॉपिक है वो क्रोनिक पेनी मॉडल वगैरह है, वो एक आध क्लास उसमें लग जाएगा। अभी तो हम क्योंकि हमारे जो अगले टॉपिक है ना उनको करने से पहले अभी हम इन सब के ऊपर कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। तो एक छोटा सा लेक्चर लगभग 1 घंटे का होगा। जैसे इस आज वाले में तो हमने सारे क्वेश्चन आपको बता ही दिए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बट पीछे के भी जो हमने पिछले 2 दिनों में टॉपिक पढ़े हुए हैं, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और उसके पहले जो टॉपिक हमने पढ़े थे क्वांटम नंबर वगैरह के और वेक्टर डेटा मॉडल के, तो ये सारे टॉपिक का पहले हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं 25-30 अगली क्लास में, उसके बाद हम बचे हुए टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, गुड नाइट।